नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफल एरिया पर। और आज हमारे साथ जुड़े हैं कैप्टन डॉक्टर आदर्श किशोर जी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एनसीसी ऑफिसर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे थोड़ा पहले गांव है खामराई, जो कि लाल जी की डूंगरी गांव में आता है और एक निहड़ क्षेत्र का गांव है। सामान्य किसान वर्ग से हम लोग आते हैं, तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था और जो 5वीं तक का अध्ययन है मैंने शिक्षा वहीं से प्राप्त की। वहाँ पे हमारे घर से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर स्कूल था प्रारंभिक शिक्षा का, और एक ही शिक्षक हुआ करते थे, लक्ष्मण सिंह जी। तो हम घर से वहाँ तक जाते थे और उस समय आप जानते हैं कि इस तरीके के आज के डेकोरेटेड बैग्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो थैली होती थी, उसी थैली से वहाँ जाते थे। और उस समय जो स्कूल में जाने का चार्म था ना, वो ये था कि वहाँ एक दलिया मिलता था और वो बड़ा स्वादिष्ट होता था। तो सब लोग उस दलिये के चक्कर में शुरुआत में जाते थे और 5वीं तक वहीं अध्ययन किया, जो प्राथमिक विद्यालय था। उसके बाद में 5वीं के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा का जो एग्ज़ाम था तो वो दिया। ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी तैयारी की और दिया और उसमें सिलेक्शन हो गया। तो फर्स्ट टाइम उसके बारे में किसने बताया था? फर्स्ट टाइम हमारे वहाँ से हनुमान प्रसाद जी एक भैया है, जो कि उसी प्राथमिक स्कूल से पढ़े हुए थे, तो उनका पहले नवोदय में सिलेक्शन हो रखा था, इसलिए हम लोग वहीं पहुंच गए। तो कि वो कैसे वो वापस आते थे नवोदय से, तो उनके कुर्ता पजामा देखते थे या अच्छी सी ड्रेस देखते थे, तो फिर हमें लगा कि हमको भी वो करना चाहिए, तो इसलिए किया और उसमें सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ चले गए, तो वहाँ अलग ही एक माहौल था। और मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो नवोदय सबसे खूबसूरत नवोदय में से था, क्योंकि एक तरफ पहाड़ी, एक तरफ पूरा तालाब, ग्रीनरी, एक तरफ मंदिर, और पूरा माउंट आबू से थोड़ा पहले है, तो बीच में हरा भरा इलाका। हाँ, और बीच में एक महाराजा का पुराना महल भी था, तो सारा खूबसूरत एरिया था। और वहां पे चले गए। वहां आप जानते हैं कि पूरे जिले के बच्चे होते हैं, और हम जब जसवंतपुरा में थे तो खास बात यह थी कि सिरोही नवोदय जो शुरू ही हो रहा था, तो कालंद्री उनका नवोदय, वहां के स्टूडेंट भी वहीं पर थे, तो सब लोग साथ मिलके हर चीज को एंजॉय करते थे। तो वहां शिक्षा का दौर चला, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं, और आज भी गर्व होता है कि हम लोग नवोदय के हिस्से रहे हैं। और वह नवोदय जिन्होंने कि ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाएं थी उनको एक नई दिशा दे दी। आज आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में वहाँ के बच्चे जो फैले हुए हैं, अलग अलग फील्ड्स में अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ से फिर मैं बाड़मेर आ गया, बाड़मेर आया यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने आगे की एजुकेशन की और ग्रेजुएशन मैंने यहीं से की, जिस महाविद्यालय में मैं आज कार्यरत हूँ। अच्छा, यहीं पे ग्रेजुएशन? हाँ, उसी में मैं वापस यहाँ से मैंने बीए किया था, और यहाँ पे जो एनएसएस एक्टिविटीज थी उसको मैंने किया था। उस समय बेस्ट वॉलंटियर के अवार्ड भी जीते यहाँ पे, और सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ऐसे राइटिंग जो भी होता था सब में पूरे टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड हो आप तो। नहीं, एंजॉय करते थे कि चलो हिस्सा बनना है सबका, और करते थे। फिर यहाँ से जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो जयपुर चला गया, और जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा नाम उस समय भी था, आज भी है। तो उसमें हिंदी विभाग में एमए में एडमिशन हो गया, और मैंने वहाँ से एमए किया। एमए के दौरान ही जो नेट का एग्जाम होता है, वो मैंने पहली बार नेट का एग्जाम दिया, और पहली बार में ही मेरा नेट तो हुआ ही हुआ, उसके साथ जेआरएफ हो गया। तो 2 वर्ष वहाँ भी बहुत अच्छे से गुजरे राजस्थान यूनिवर्सिटीज में, और फिर मैंने बीएड शुरू किया। वहाँ का माहौल कैसा रहता है यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी का माहौल एक लाइफ चेंजिंग माहौल है कि स्टूडेंट उसमें क्या करना चाहता है। तो मेरे नजरिए से देखें तो मेरे तो जब यूनिवर्सिटी में एंटर करते थे, उसके बाद में क्लासेस और लाइब्रेरी, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ के जो लाइब्रेरियन थे जो बुक इश्यू करते थे, वो जो बुक देते थे तो वो कुछ दिन के लिए होती थी, मैं हर दिन चेंज करवा लेता था। तो वो भी फिर परेशान हो रहे थे, वो कहते थे कि क्या एक दिन में पढ़ लेते हो क्या? हम पढ़ लेते थे। तो वो था। बाकी वहाँ जो भी इवेंट्स होता है, चाहे वो कल्चर एक्टिविटी हो, चाहे वो चुनावी क्यों ना हो, उसको जीते हैं लोग, और बहुत मैच्योरिटी के साथ जीते हैं, ये बड़ी बात है। कभी आपका मन नहीं किया कि चुनाव लड़ लेते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं? नहीं, इतना बड़ा तो सोचा नहीं था इस टाइप से कभी, क्योंकि जब मैं प्रीवियस में था तब इलेक्शन हुए थे, उससे पहले इलेक्शन बंद थे उस समय।
तो चुनाव देखा हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी का कि इस तरीके से होता है। जब फाइनल में पहुंचे तो इलेक्शन बंद हो गए, फिर इलेक्शन हुए ही नहीं, कई वर्षों तक नहीं हुए, तो वो मौका आया नहीं कभी। अच्छा, कास्टिज्म का कितना रहता है? कास्टिज्म प्रेसिडेंट इलेक्शन में कास्टिज्म कैसा चलता है? मैं जिस गांव से आया और उसके बाद में नवोदय में चला गया, तो इस चीज की कोई समझ थी नहीं हमको कि ऐसा भी कुछ होता होगा, क्योंकि हम तो सब लोग साथ रहते थे और वो महसूस नहीं हुआ कभी भी। इवन जब मैं पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में जब जाता था, तो मेरे साथ और जिनके साथ मैं जाता था वो भी बहुत सामान्य परिवार से थे, और तो ऐसा समझ में आया नहीं। अब जब बड़े हुए ना धीरे धीरे और ये राजनीतिक बहसें देखते हैं या सामाजिक स्थितियां देखते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ ऐसा भी होता है, बाकी ऐसा कुछ रहा। कॉलेज में नहीं था? कॉलेज में नहीं, कॉलेज का टाइम जब यहाँ पर भी थे तो इतनी समझ नहीं थी हमें, क्योंकि तब इतना ना तो सोशल मीडिया था ना बाकी सारी चीजें थी। तो जो फ्रेंड सर्किल था, वो फ्रेंड सर्किल चाहे किसी भी कास्ट का हो तो वो जारी रहता था, तो उस दौर से गुजरे नहीं कभी भी। और फिर एजुकेशन में बीएड किया वहीं से, तो बीएड के दौरान मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। तब व्याख्याता कहते थे, अब असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। और सिलेक्शन हुआ तब मैं 22 इयर्स का था, 22 साल का था मात्र। और एमफिल भी कर लिया मैंने इस दौरान। फिर सर्विस के बाद में मैंने पीएचडी किया। तो मैं वापस जब यहाँ कोचिंग ज्वाइन की थी? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की। मुझे लगा कि मैं एमए करूंगा, एमए के बाद में नेट की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन करूंगा। उससे पहले मेरा तो सब कुछ हो गया बिना कोचिंग के, तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी कोचिंग की। और मुझे लगता है कि आपका यदि विजन क्लियर है, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो उसकी आवश्यकता रहती भी नहीं है। कोचिंग सिर्फ यही करता है कि आपको दिशा दे सकता है। तो वो मुझे पता नहीं मेरे फ्रेंड सर्किल से मिल गई और टाइम से पहले ही सिलेक्शन हो गया। जब यहाँ पे आया था, तो जब मैं यहाँ फाइनल में था और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में थे, तो हम सांस्कृतिक गतिविधियों से एक दूसरे को जानते थे, तो वो लोग फाइनल में या एमए में थे और मैं वापस यहाँ आ चुका था। कोई ऐसा इंसिडेंट कॉलेज के टाइम का या स्कूल से लगाकर कॉलेज का कोई एक इंसिडेंट? जब हम नवोदय में थे तो संडे को आउट पास मिलता था कि पास में जसवंतपुरा का मार्केट है, आप उसमें जा सकते हैं। तो हम लोगों ने, जो फ्रेंड्स थे, 7वीं में पढ़ते थे, 7वीं में तो बच्चे ही थे बिल्कुल ही, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हमारे जो सामने एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे एक पुराना महल था, तो मन में उत्सुकता थी कि उसको देखा जाए कैसा है। तो हम एक ग्रुप, 7-8 लोगों का ग्रुप बन गया और हम लोग गए वहां पे, चढ़ते चढ़ते चले गए। जब नजदीक पहुंचे, उस महल को देखा, तभी वहां पे भालू आ गए बहुत सारे, क्योंकि वहां बहुत सारे भालू है। फिर भालू पीछे और हम आगे भागते रहे और पूरे पूरे हाथ ये छिल गए। और जब तक वापस पहुंचे तब तक रोल कॉल का टाइम हो चुका था। तो वहां पीटी सर थे, वो पहले से ही पूरे नवोदय के बच्चों को इकट्ठा करके खड़े थे। हम लोग लेट पहुंचे और हालत दिखा रही थी कि क्या हो चुका है। तो खूब उस समय फिर डांट भी हुई और सजा भी मिली। पिटाई विटाई नहीं हुई? वो तो फिर नेचुरल है कि वो तो होना ही है, जो सजा का तरीका है। तो वो उस समय तो चलो कि कुछ महसूस नहीं हुआ। आज जब रियलाइज करते हैं तो लगता है कि देखो कहाँ से क्या था। तो ऐसे तो लाइफ में होते रहते हैं। तो ये सारा है। फिर हम जब पीजी में थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तब हमारा एक टूर गया था भानगढ़। करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग वहां पे हुई है और वहां पर ये बताया जाता है कि रात को कोई नहीं रुकता है, भूतों का है। हाँ, तो है वो। हम लोगों ने जानबूझ के खाना बनाने में और खाना खाने में देरी कर दी कि हमारा जो है ना वो रात यहाँ पे हो जाए। लेकिन जो हमारे प्रोफेसर सर थे उन्होंने जल्दी करवा दिया, तो हम रात नहीं रुक पाए। लेकिन सबके मन में ये था कि कहीं पता तो चले कि होता क्या है रात को यहाँ पे। तो वैसे तभी तो बंद है, जाने नहीं देते, 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। बिल्कुल नहीं। हाँ, पहले भी नहीं था, लेकिन हम वो खाना वहीं पे लेके गए थे, स्टोव वगैरह की, खाना यहीं पकाएंगे। तो खाना धीरे धीरे पका रहे थे कि सूर्यास्त हो जाए, और हाँ, आधा खाना पका हुआ है तो कोई गेट थोड़ा ही बंद करेगा। लेकिन ठीक है। सर ये बताइए, एनसीसी से कब जुड़े? एनसीसी से जुड़ने की शुरुआत कब हुई? मैं जब इस कॉलेज में आया तो मुझे एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना, उसका पीओ बनाया गया। तो उसके पीओ के रूप में मैं काम कर रहा था और मुझे लगा कि ये मेरी चॉइस, क्योंकि मैं रहा था, स्कूल डेज में भी रहा, कॉलेज डे में भी रहा और यूनिवर्सिटी डे में भी रहा। यहाँ आते ही मैं पीओ के रूप में आ गया, तो मेरे लिए एक इजी भी था और मुझे अपना सा लगता था। उसमें काम किया और जितने वर्षों में जो नहीं हुआ था वो मेरा सपना था कि मैं उसमें करूं।
यहाँ पे खास तौर पे गर्ल्स ऐसी एक्टिविटी में उस समय नहीं आती थी। मैं 2010-11 की बात कर रहा हूँ। तो गर्ल्स को जोड़ा हमने, और एक गर्ल्स थी जया, जो आरडीसी गई पहले तो नई दिल्ली, फिर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चाइना गई। तो ये सब चल रहा था, इसी बीच में एनसीसी की वैकेंसी आई, फॉर्म अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ से मेरा जुड़ाव हो गया। और उसके बाद में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है जो कि कामठी में है, वहाँ से ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद में आपको कमीशन मिलता है। मुझे लेफ्टिनेंट की रैंक मिली, तो मैंने वहाँ से एनसीसी शुरुआत, मतलब ट्रेनिंग हो चुकी थी, वापस यहाँ पे आए और यहाँ पर एनसीसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की। वैसे एनसीसी का क्या योगदान रहता है आर्मी में? एनसीसी बहुत सारे उद्देश्यों को लेके चलता है। आज़ादी से पहले एनसीसी अलग अलग फॉर्म में था। देश आज़ाद हुआ तो जो हमारे नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो यूथ को मोटिवेट करे, उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट करे, और साथ ही साथ जो हमारा यूथ है वो आर्मड फोर्सेस है, चाहे वो एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, या फिर हमारा जो पैरामिलिट्रीज है, उसमें अपना करियर बना सके। तो उसके लिए एक माहौल क्रिएट करने का काम एनसीसी के द्वारा था। जब 65 का युद्ध हुआ था तो उसमें तो एनसीसी ने भाग लिया था, और उस समय का जो अवार्ड है अशोक चक्र, वो हमारे एक कैडेट को भी मिला। तो वो सारा चीजें थी। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो इतने संसाधन वगैरह नहीं थे उस समय, शुरुआती दौर कह सकते हैं, हमने जीरो से ही शुरुआत की। और दूसरा ये कि उससे पहले गर्ल्स यहाँ पे भी नहीं जुड़ी थी, तो मैंने सोचा कि गर्ल्स को जोड़ते हैं हम, और हमने गर्ल्स को जोड़ा। धीरे धीरे आज 7-8 वर्ष हो चुके हैं उस यात्रा को, गर्ल्स वाली को, और आज करीब बाड़मेर में 200 से ज्यादा गर्ल्स एनसीसी से जुड़ी हुई है। और यदि जूनियर डिवीजन की बात करें तो भी बहुत सारी गर्ल्स जुड़ी हुई है। कहीं फर्क महसूस नहीं होता कि गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होना भी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें थी। फिर एनसीसी को सिर्फ ये माना जाता था कि ये एक आर्मी का कोई पार्ट है, और वही स्टूडेंट इसमें आते थे जिनको उस फील्ड में जाना था। मुझे लगा कि एनसीसी को इस बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में इतना लोकप्रिय बनाए कि हर कोई इससे प्यार करे, और हर स्टूडेंट को लगे कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए। आज बहुत सारे कॉल आते हैं जो कि कॉलेज का हिस्सा नहीं है बच्चे, या फिर पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एनसीसी करवाएं, लेकिन लिमिटेड वैकेंसीज रहती है। तो मुझे लगता है कि जो एक सपना था ना कि बहुत ज्यादा एनसीसी लोकप्रिय होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। फिर मैं प्रमोशन से कैप्टन हो गया इसमें, और 2 बार हमने आरडीसी, जो नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड होती है, उसमें मैंने राजस्थान को लीड किया। यहाँ के जो हमारे कैडेट है वो हर बार उसमें सेलेक्ट होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होते हैं जो भारत में अलग अलग जगह पे होते हैं। हमारे यहाँ की टीमें 3-4 बार गई और वहाँ पे नेशनल चैंपियन होके आई। एक बार तो हम नासिक में गए थे, और परफॉर्मेंस वहाँ के जो कैप्टन थे उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने हमारा रिकमेंडेशन कर दिया पीएम एट होम के लिए, और हम उसके बाद में प्रधानमंत्री के घर पे गए। मिले थे? हाँ बिल्कुल। न सिर्फ मैं बल्कि हमारे 8 बॉयज और 7 गर्ल्स पूरी टीम थी, और वहां पे गए और परफॉर्मेंस भी दी। तो ये बहुत बड़ा मौका था। अच्छा, आप सर मोदी जी से मिलके आए थे जी। कैसा रहा था मिलना? उनके कैसी पर्सनालिटी है? मैं 2014 में आरडीसी गया, उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। उसके बाद में 2015 की आरडीसी की, तब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। और ये जो वाक्य है ये 2016 का है, जो पीएम एट होम का है, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो सबके मन में उत्सुकता तो होती है, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो शीर्ष पदों पे बैठे हैं उनसे मिलना तो अपने आप में एक, और वैसे भी मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा है। हाँ, खास बात ये है कि वो स्वयं एनसीसी कैडेट रहे हैं, और वो कई बार अपने भाषण में जिक्र भी करते हैं कि मैं एनसीसी कैडेट था लेकिन मैं आरडीसी नहीं आ पाया। तो नेचुरली कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो पीएम एट होम का वो पूरा बना हुआ होता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री पहले तो परफॉर्मेंस देखते हैं सबकी, उसके बाद में जो अलग अलग ग्रुप होते हैं उन ग्रुप्स के आके मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं उनके साथ। तो बच्चों से जब यदि पास से भी गुजर जाए तो एक फीलिंग्स क्रिएट हो जाती है, तो बहुत बड़ा मोमेंट रहता है। वो बात हुई थी मोदी जी से? वो ये पूछते हैं कि भाई कैसे हो, अच्छा करना है, तो इतना तो होता ही है नेचुरल तौर पे। मनमोहन सिंह जी से मिले थे? हाँ बिल्कुल,
उनसे भी वही है, एक जो प्रोटोकॉल रहता है उसी के अकॉर्डिंग रहता है। वो भी बच्चों से हर ग्रुप के साथ आते हैं, बात करते हैं। सर क्या डिफरेंस रहता है आरडीसी में और एनसीसी में, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस नहीं है। एनसीसी बहुत सारे कैंप करवाता है, छोटे कैंप्स जो होते हैं ग्रुप लेवल से, उनसे, और नेशनल इंटरनेशनल सब करवाते हैं। तो एक आरडीसी कैंप होता है, रिपब्लिक डे अच्छा, कैंप। एनसीसी का ही कैंप है? हाँ, एनसीसी का ही कैंप है। आप देखते होंगे कि जो 26 जनवरी की परेड होती है, वो वाला जो आपको दिखाई देता है वो आरडीसी का हिस्सा होता है। तो उसके लिए जो कैडेट, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कई कई महीनों से। जून जुलाई से उनके सिलेक्शन शुरू हो जाते हैं, स्टेप टू स्टेप उनके सिलेक्शन होते रहते हैं, आउट होते रहते हैं बच्चे, और दिसंबर में जाके, दिसंबर के लास्ट तारीख को उनका सिलेक्शन फाइनल होता है और वो दिल्ली पहुंचते हैं। और भयंकर सर्दी, और वो कोट पहना हुआ रहता है, एक आंखें आंखें दिखाई देती है, इतनी ठंड होती है दिल्ली की। तो वहां पर वो 1 महीने तक रहते हैं बच्चे, और उसमें अलग अलग सिलेक्शन होते हैं। उनमें से पूरे भारत के जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें से कुछ बच्चे सेलेक्टिव, वो वहां पे राजपथ पे, जिसको अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, उस पे अभी नाम चेंज किया। हाँ, उस पे चलते हैं। तो और उसके साथ साथ वहां पे जो कैंप होता है, वहां पे उपराष्ट्रपति आके इनोग्रेट करते हैं, बच्चों से मिलने आते हैं उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के जो गवर्नर होते हैं वो आते हैं, रक्षा मंत्री आते हैं, रक्षा राज्य मंत्री आते हैं, और लास्ट जो समापन होता है वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, पीएम रैली कहते हैं उसको। और इन सब के घर पे जाते हैं बच्चे, और इनके साथ साथ राष्ट्रपति वहां आते नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति भवन भी बच्चे जाते हैं, तो सब लोगों से मिलते हैं। क्या सर नाम, मतलब मोदी जी से भी आप मिले हैं, मनमोहन सिंह जी से भी मिले हैं, क्या डिफरेंस मिलता है दोनों की पर्सनालिटी में? नहीं, दोनों बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, और दोनों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। रोल मॉडल हैं दोनों अपने अपने तरीके से। तो पहली बार जब हम गए थे तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और संजीदगी बहुत, जिसको देख के लगता है कि एक विद्वता, हमको भी ऐसा होना चाहिए, वो उनसे सीखे। नरेंद्र मोदी जी से जब उनको देखा तो जीवंतता किस तरीके से है, जिंदगी को जीना कैसे है, तो वो सारी चीजें सीखी। दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये तो एक सौभाग्य है कि हम लोग आंखों से दोनों को देख पाए, और यदि पास से आवाज भी आप लाइव सुन रहे हो तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य हो जाता है। सर आपने आर्मी को बहुत नजदीक से देखा है, तो कहते हैं उनका डिसिप्लिन है वो बहुत तगड़ा होता है, कैसा रहता है? हाँ, बिल्कुल। एनसीसी का भी जो मोटो है, वो मोटो मतलब उद्देश्य, जो ध्येय वाक्य है, वो ध्येय वाक्य भी यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। तो अनुशासन तो रग रग में है। तो आर्मी, एनसीसी आर्मी का ही एक पार्ट है। एक हम यूं कह सकते हैं कि शुरुआती है कि बच्चे को हम एक आर्मी लाइफ का वातावरण दे पाए, और वो जी पाए कि मुझे आगे अपनी लाइफ कैसे जीनी है। तो आर्मी, कोई भी काम है किस तरीके से करना है, टाइमिंग का, हर चीज का आपको ध्यान रखना है उसमें। और वहां पर ये नहीं कि हाँ ठीक है, इजी गोइंग है, चल लेगा, ऐसा नहीं है। तो वो जो उससे जुड़ता है वो इस बात को समझ लेता है, और मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को ये लाइफ जीनी चाहिए। तो एनसीसी में भी वही सिखाया जाता है, और बच्चे उस तरीके से ढलते हैं, डिसिप्लिन में जीते हैं। जब नॉर्मली बच्चा जब एनसीसी से जुड़ता है तो वो स्कूल लाइफ से आता है, और स्कूल लाइफ से आता है तो एकदम वो एनसीसी में आता है, उसको यहाँ डिसिप्लिन वाली लाइफ मिलती है, तो उसे शुरू में लगता है ये क्या अजीबोगरीब है, लेकिन धीरे धीरे वो एंजॉय करता है, और 3 वर्ष बाद जब यहाँ से निकलता है तो उसका जीवन का पार्ट बन चुका है वो डिसिप्लिन, उसको पता ही नहीं चलता है, और फिर वो आगे की लाइफ में उस चीज को बरकरार रखता है। वो सर का सुना है कि लड़के भाग आते हैं, शुरू में ज्वाइन करता है, फिर पिटाई के डर से भाग जाते हैं। नहीं, ऐसा शायद होता होगा पहले कभी, लेकिन मैंने वो साथ हुआ कभी ऐसा कोई वाक्य? नहीं, लड़के बहुत एंजॉय करते हैं। नेचुरली वो घर से दूर जाते हैं कैंप करने, तो 1-2 दिन एडजस्ट होने में लगता है। वो होम की सिकनेस है वो आती है, लेकिन वो हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तो शुरू में लगता होगा बच्चों को, लेकिन ऐसा फिर वो जीते हैं इस चीज को। आपको मैं बताऊं कि जब गर्ल्स ज्वाइन करती है तो वो पहले मैं गर्ल्स हूँ इस तरीके से आती है। जब उन्हें लगता है कि मैं 5 मिनट लेट हो गई हूँ और राउंड हो रहा है, उसको सजा मिल गई, तो पहले बार तो उसको लगता है ये क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको बहुत मतलब उस चीज को वो जीने लगती है और एंजॉय करती है। 3 वर्ष बाद जब निकलती है तो महसूस ही नहीं होता है। वैसे सजा क्या रहती है? पुशअप हो गया, या बेंड करना हो गया,
डड्डू चाल होती है या राउंड दौड़ करवा दी, ये सब चीजें चलती है। ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है और बच्चे को सिखाने के उद्देश्य से किया जाता है। कोई सजा नहीं होती है, बस बच्चा उससे सीखे और डिसिप्लिन में हाँ अपनी जिम्मेदारी को समझे। एक बार का कैंप था यहाँ पे हमारे डाइट में और टेंट लगे हुए थे, बारिश आ गई तो पानी आ रहा था टेंट में, तो बच्चों ने क्या, पास में एक थोड़ी सी टूटी हुई दीवार थी तो रात को वहां से पत्थर निकाल के और टेंट के पास में पत्थर दे दिए। सुबह देखा तो दीवार तो टूट चुकी थी और नेचुरली हम किसी से कैंप के लिए जगह मांगते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। दूसरे दिन सबको ये था कि या तो पनिशमेंट है, तो ये देख के बच्चों ने 1 घंटे में चुपके चुपके वो दीवार वापस चुन दी और हमको पता ही नहीं चला। तो ये डिसिप्लिन है कि हम जिस जिम्मेदारी के साथ जो काम करने आए हैं उसी जिम्मेदारी के साथ करें। और कोई आर्मी का इंटरेस्टिंग किस्सा, आर्मी एनसीसी का कोई अच्छा सा किस्सा रहे हो? बहुत सारे किस्से हैं और जो सबसे मतलब अच्छा हो, सबसे खास। ऐसे तो बहुत सारे किस्से जो पूरा आप यूं मान के चलिए कि हर पल में आपके साथ कोई ना कोई नया इवेंट जुड़ेगा, नई चीजें जुड़ेगी। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज ये है कि इस एनसीसी ने बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल दी है और बहुत सारी जिंदगियां। अभी हम एनसीसी के माध्यम से ही नहीं बल्कि मैं व्यक्तिगत तौर पे बच्चों को तैयारी करवाता हूँ कि ताकि वो फौज में जा पाए। तो एक बच्चे का ऐसे ही सिलेक्शन हुआ तो उसके गांव में जो अनपढ़ माँ थी उनका फोन आता है मेरे पास और मेरे को कहते हैं भगवान आपका भला करे। तो ऐसे कितने इवेंट्स हैं जो पता नहीं, जब कभी मैं कोई गांव में जाता हूं तो लोग आते हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, ये था। मैं तो भूल चुका होता हूं कौन था क्या था, लेकिन वो नहीं भूलते हैं। तो बहुत सारी यादें हैं। सर एनसीसी में आपने क्या क्या वर्क किया और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इन चीज़ों में थोड़ा रिफॉर्म करें तो बेटर रहता है? मैं तो पहले ये चाहता था कि लोग एनसीसी से जुड़े, उसकी रेस्पेक्ट करें और जाने। तो उस उद्देश्य में काफी हद तक हम सफल हो चुके हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे जो काम किया उसमें एनसीसी गार्डन का निर्माण किया, ऑब्स्टिकल कोर्स लगाए। यहाँ पे ऑब्स्टिकल के कोर्स है ताकि बच्चे टीएससी में जाए या एसएसबी में जाए तो उनको बेनिफिट मिले। एनसीसी के लिए अलग से प्रेरणा कक्ष है, जो हमारे कैडेट पहले शहीद हो चुके हैं उनकी यादों में प्रेरणा स्थल है, ताकि जो भी व्यक्ति एंटर करे उसको वहां से एनर्जी मिले, उसकी सोच में राष्ट्र प्रेम पैदा हो। इसके साथ साथ हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे रेंज बनेगी और जो क्लासेस हो वो ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाए। इसके लिए स्टूडियो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है, वो होनी चाहिए और वो होगी आने वाले समय में। सरकार से ये अपेक्षा है कि समय बदल रहा है, इसके साथ साथ एनसीसी में भी बदलाव होने चाहिए। जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एग्ज़ाम पैटर्न भी अब बदल जाने चाहिए। जो आजकल ज़माना ओएमआर शीट का है, ऑब्जेक्टिव का है, तो वैसा होना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए भी जैसा कि अभी एकेडमी शुरू हो रही है तो एकेडमी बने और उसमें बच्चे जाके ट्रेनिंग करें। कैंप है वो बढ़ जाने चाहिए ताकि हर बच्चे को कोई ना कोई मौका मिले कि वो नेशनल लेवल पे कैंप कर पाए। इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है एनसीसी के कैडेट्स को भी उसमें जोड़ना चाहिए। और एक चीज़ और है कि हम जिस बुनियाद को लेके चले कि एक जो आर्मर्ड फोर्सेस है उसके लिए बच्चे सोचे, तो पूरा वातावरण वैसा होना चाहिए। तो और सी सर्टिफिकेट बच्चा कर लेता है उसके बाद में जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है, क्योंकि जो एक कैडेट होता है वो साल में अपना बहुत सारा समय है वो एनसीसी को देता है, इसलिए जो उसकी एकेडमिक पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं उसका कम हो जाती है। तो उसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए और हर वैकेंसी में उसके लिए कुछ न कुछ जगह होनी चाहिए और एकेडमिक रूप में भी उसके कुछ न कुछ प्लस होने। आर्मी में तो वैसे है ना एनसीसी के लिए? हाँ, अलग अलग स्तर पे उसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। आर्मी में यदि वो ऑफिसर बनता है तो एनसीसी स्पेशल एंट्री आती है जो सिर्फ एनसीसी कैडेट्स के लिए होती है कि आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए और आप सी सर्टिफिकेट ए या बी ग्रेडिंग से हैं तो आपके लिए इंटरव्यू कॉल रहेगा, उसमें एसएसबी के लिए कॉल आएगा आपका। तो वो है। आर्मी में पहले जब सोल्जर की भर्ती होती थी, सिपाही की भर्ती होती थी, तो उसके लिए आप फिजिकल और मेडिकल कर लेंगे तो उसके बाद में आपका रिटर्न माफ था। सी सर्टिफिकेट्स को, बी को कुछ नंबर मिलते थे। अभी जो नया स्कीम आया उसके तहत उसको 20 नंबर मिलेंगे सी सर्टिफिकेट्स को, तो काफी फायदे तो है। लेकिन आर्मी में जाने वालों के लिए एनसीसी बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल, अगर कोई जाना चाहता है, जो कोई तैयारी करते हैं उनको एनसीसी करे तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। बिल्कुल। और खास तौर पे जो बाड़मेर जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, लोग ढाणियों में रहते हैं और
उनकी पीढ़ी में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो वो लोग तो इसको प्रेफर करते ही हैं, और उसके लिए एनसीसी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप इसके माध्यम से और आगे बढ़ सकते हैं। सर ये बताइए, आप एनसीसी ऑफिसर थे, फिर ये रोवरिंग स्काउट में कैसे आ गए? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एनसीसी में हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, और हर स्टूडेंट, अब इतना माहौल बन चुका है कि हर जो नया बच्चा आता है वो सोचता है कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी है, तो हर किसी को तो मौका दे नहीं सकते, क्योंकि उसका अपना एक क्राइटेरिया है और सीट्स है। तो मैं देखता था कि बहुत सारे स्टूडेंट है वो निराश हो रहे थे, तो उनको हम कोई मौका नहीं दे पा रहे थे। तभी मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया रोवरिंग। तो मुझे लगा, मैंने उसको रीड किया उसके सारे, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन इसको इस तरीके से डील नहीं किया गया है, या लोगों में इतनी पॉपुलर इस तरीके से नहीं हो पाई। तो मैंने इसको रीड किया, इसकी शुरुआत की हमने, और इसमें भी एक नई विंग है, एयर रोवर। आपको जान के ताज्जुब होगा कि भारत में 3 जगह पे ये कार्यरत है, 3 स्टेट में, मतलब तीसरा स्टेट राजस्थान है, और राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत यहीं पे हुई एयर रोवर की। अभी तक सिर्फ यहीं पर चल रही है, अब धीरे धीरे और बढ़ेगी। तो ये एयरफोर्स की विंग की तरह है स्काउटिंग रोवरिंग में। तो जो बच्चे थे उनका रुझान इसमें भी हुआ। बहुत सारे, आप पिछले जो हमारे 2 वर्ष है, इसमें स्टेट अवार्ड यानी राज्य पुरस्कार अवार्ड होता है, वो 100 से अधिक बच्चों का हो गया। तो उसमें रुझान बहुत ज्यादा हो गया, तो लगा अब और क्या करें, तो इसमें हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमने उजास के माध्यम, जो हमारा एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से भी विंग शुरू की। इसका बेनिफिट मिलता है? हाँ, इसका आर्मी में या फिर एयरफोर्स के एग्जामों में? ये नेचुरली तौर पे एक पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों का सवाल रहता है कि बेनिफिट क्या है, वो फायदा पहले देखते हैं। अब जैसे कि एनसीसी का तो रहता ही है कि उनको मार्क्स मिलते हैं, या फिर एग्जाम नहीं देना पड़ता है। इसका भी बेनिफिट है। रेलवे की जितनी वैकेंसीज आती है, रेलवे की वैकेंसी, कुछ वैकेंसी स्पेशल इन्हीं के लिए आती है। यदि आप इनके जो रोवर है वो नहीं मिलेंगे तो वो पोस्ट खाली रहेगी। तो उसमें है बहुत सारी और वैकेंसीज में इनके लिए थोड़ा थोड़ा कोटा रहता है। अभी इस पे और प्रक्रियाएं चल रही है, और अभी जो किराया वगैरह फ्री किया है, तो इसमें जो राष्ट्रपति अवार्ड है उनके लिए किराया फ्री है। अभी आपने देखा होगा कि रोहित पाली में एक नेशनल जम्बूरी हुई थी, 37,000 लोगों ने भाग लिया था, तो वो इसी का पार्ट है। इसके अलग अलग कैंप होते हैं, और इतने सारे कैंप होते हैं कि एक लाइफ को अलग तरीके से जीना सिखा देती है ये गतिविधि भी। मतलब लाइफ डिसिप्लिन के लिए ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें सर्विस महत्वपूर्ण है कि हम अपने जो देश है और जो समाज है उसके लिए सेवा कैसे करें, वो भावना पैदा करनी होती है, और उसमें ये खरा उतरता है। सर, आपने अभी जिक्र किया है उजास। उजास क्या है, और इसको आपका, मतलब इसको लेकर आपका आगे का क्या विजन है? बचपन में जब समझ विकसित हुई ना, तो मैंने पिताजी को देखा, और पिताजी जहाँ भी रहते थे तो हमारे गांव के 10-12 स्टूडेंट उनके साथ रहते थे। वो पढ़ते थे और उनको पढ़ाते थे, उनका खर्चा वगैरह चलता था उस दौर में। और उसके बाद में पिताजी एक्सपायर हो गए, तो मुझे लगा, जब समझ विकसित हो गई, तो मुझे लगा कि उनका जो वर्क था उसको मुझे आगे बढ़ाना है, और समय के हिसाब से आगे बढ़ाना है। तो उनकी याद में ही हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उजास, और उसके माध्यम से शुरुआत में हम जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट थे उनकी हेल्प करते थे। फिर धीरे धीरे और काम इसमें लेते गए, और फिर हमने अलग अलग जगह पे टाई अप किया, और वहाँ के जो बड़े स्टूडेंट्स थे उनकी हेल्प के काम किए, उनका व्यक्तित्व विकास, उनको करियर गाइडेंस शुरुआत की। फिर मैंने यहाँ पे देखा, खासतौर पे बदलाव ये आया कि हमारा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं 2015 का। यहाँ से स्टूडेंट भागते थे और बाहर जाते थे, नागौर, सीकर, और 2.25 लाख उनके आर्मी कोचिंग के पैसे देते थे करीब, मतलब वो गारंटी बैचेस होते थे उस दौर में। तो मैंने उसको रीड किया, मैंने कहा सर गारंटी बैच इसमें क्या होता है? वो तो वैसे उनकी तैयारी पे ही डिपेंड रहता है। हाँ, यही चीज थी, इसीलिए हम लोग इस क्षेत्र में आए। तो ये सर गारंटी बैच क्यों स्टार्ट करते हैं? जो करते हैं उनका अपना उद्देश्य रहता होगा कि वो क्यों करते हैं। वो ये सोचते हैं कि बच्चे इससे हमारे पास बहुत ज्यादा आ जाएंगे, और उनमें से जिनका हो जाएगा उनका हो जाएगा, नहीं होगा उनका नहीं होगा, पता नहीं क्या रहता होगा। लेकिन मैंने जब देखा कि भाई यहाँ से भाग रहे हैं कुछ, और वो 2.25 लाख रुपए दे रहे हैं, तो मैंने बच्चों से बात की, मैंने कहा ये सब क्या माजरा है। पर सर जो जैसे फीस भरते हैं, कोई स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, उनको तो ऐसे लगता होगा ना, अगर हम थोड़ी बहुत हमारी तैयारी कम रहेगी तो ये करवा लेंगे क्योंकि गारंटी ले रहे हैं। तो
नहीं, ऐसा तो नहीं होता होगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल रूप से उनमें हाँ। ये होता है कि अब हमारा हो ही जाएगा, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं रहता है। आप ये मानिए कि हमने 2015 में शुरुआत की, तो शुरुआत यूं की कि योगा डे था, सारे हमारे बच्चों को उपस्थित होना जरूरी था, सारे लोग आए लेकिन एक नहीं आया। तो पता किया कि वो क्यों नहीं आया, तो वो कुचामन गया था और वो वहाँ गारंटी बैच में था। तब मैंने उन बाकी लोगों से पूछा कि ये वहां होता क्या है, उससे भी फोन पे बात की हमने, तो उसने कहा ये ऐसा रूटीन रहता है, ये रहता है। मैंने कहा ये तो मैं करवा सकता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता हूँ। हमने दूसरे दिन से ही वो तैयारी शुरू करवा दी और करीब 200-250 बच्चे शुरू में ही आने लग गए। फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल की तैयारी हमने शुरू करवाई। कुछ दिन हमने फिजिकल की तैयारी करवाई और आजकल सोशल मीडिया फेसबुक पे पोस्ट गई, तो लोगों ने कहा कि पढ़ाना भी शुरू करो, और लोगों ने टाइम देना शुरू किया, पढ़ाना शुरू कर दिया। वो भर्ती बाड़मेर हुई। आप उसमें से 100 से अधिक बच्चों ने फिजिकल क्लियर कर लिया हमारे यहाँ से, और उसका नहीं हुआ जो गारंटी बैच में था। तो वो 100 में से जो थे उसमें से बहुत सारे बाद में उनका धंधा बंद हो गया होगा। नहीं, ऐसा पता नहीं, लेकिन हमारा हौसला बढ़ गया। हमारे 100 के करीब बच्चों ने 100 से अधिक बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया। अगली भर्ती आई, हमने फिर किया, उसमें और अच्छे रिजल्ट रहे। तीसरी चौथी ऐसे करते गए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं उनका रहना खाना पीना सब? नहीं, रहना नहीं करवाते, हमारे पास वो संभव नहीं है। हम उनका फिजिकल तैयारी करवाते और उसके साथ साथ हम उनकी लिखित की तैयारी करवाते। लिखित में भी वो टीचर जो इधर उधर लगे हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी कभी तो ये स्थिति होती थी कि वो चौक अपना लेके आते थे या मार्कर अपना लेके आते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। तो इस तरीके से वो सिलसिला हुआ और उसमें करीब 450 से अधिक बच्चे भारतीय सेना के हिस्से बन गए। कई सारे दूसरे जॉब में चले गए। तैयारी इसकी की इसमें नहीं हुआ क्योंकि वो मेडिकली फिट नहीं थे, तो दूसरी चीजों में चले गए, पुलिस में चले गए जहां थोड़ा मेडिकल अलग टाइप का होता है, या फिर ग्राम सेवक बन गए, पटवारी बन गए, कुछ लोग टीचर बन गए। तो वो एक माहौल बन मिला के सेटल हो गया। हाँ, हमारा उद्देश्य ये था कि जो 2.25 लाख रुपए है ना, वो एक किसान जो गाँव से आता है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। वो बीएड की जो फीस होती है वो नहीं भर पाते हैं, तो इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे। और रिजल्ट, हमारा इलाका तो बहुत बैकवर्ड है। हाँ, और रिजल्ट पॉजिटिव रहे ये भी जरूरी नहीं है। तो हुआ ये कि धीरे धीरे एक माहौल क्रिएट हुआ और जो 2.25 लाख वाले थे ना, वो 5,000 पे आ गए कि महीने पर आओ, 2 महीने 3 पे 5,000, कोई 500 पे आ गए कि 1,000 रुपए पे आ गए, कोई लोग तो 100 रुपए पे आ गए। तो हमने कहा कि हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही था कि गांव के एक स्टूडेंट को ये समझाना कि तैयारी आपको स्वयं को करनी है और खुद तैयारी करोगे तभी सफल हो पाओगे। और कॉन्फिडेंस, यहाँ पे जब पूरे बच्चे आते थे, अलग अलग कंपटीशन करवाते थे, साथ में रनिंग करवाते थे, तो माहौल बना। और अच्छा, किसी का कॉल नहीं आया सर आपने तो हमारा धंधा बंद ही करवा दिया? ऐसा ये पार्ट ऑफ लाइफ है ये चलता रहता है, लेकिन होगा किसी न किसी का, पता नहीं होता होगा, किसी को महसूस होता होगा। लेकिन हमारा काम, हमारा जो विजन था, हमें ये था कि हमें अपना उद्देश्य लेके चलना है। और गांव में वास्तव में एक परिवर्तन आ गया। हमने यहीं पे किया हो ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे स्टूडेंट आता था उसको ये भी कहते थे कि आप अपने गांव जाओ और जो आपके साथी लोग हैं उनको तैयार करो, कि तैयारी तुम्हें करनी है। कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन या कोचिंग आपकी तैयारी नहीं करवा सकती। फिजिकल आपको खुद को रेडी करना है, बस ये है कि एक माहौल मिलना चाहिए। तो वो परिवर्तन की लहर आई। तो रुकावटें जरूर आई, लेकिन जब हौसले मजबूत होते हैं ना तो चलता रहता है। इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ मैं तो कहूँगा सर, कोचिंग कितना जरूरी होता है, कितना मैंडेटरी होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए? आज का जमाना कोचिंग का है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोचिंग का बढ़ावा का मतलब यह है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं दूसरे वाले, वो फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। यदि एकेडमिक स्तर पे जब बच्चा आईएएस की तैयारी करता है तो यही कहा जाता है कि 9 से लेकर 12 तक की किताबें फिर से अच्छे से पढ़िए। जब यही कहा जा रहा है तो आपने 9 से 12 तक कमी क्यों छोड़ी? कहीं ना कहीं कमी छूट गई, तब तो कोचिंग की तरफ भागना पड़ रहा है। कोचिंग आपको सही दिशा दे सकता है और माहौल दे सकता है। यदि किसी के पास दिशा और माहौल मिल रहा है तो मुझे लगता है कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। और इन दो चीजों में यदि कमी रह गई है तो आपको कोचिंग करनी चाहिए, ताकि आपको दिशा और माहौल मिल जाए। बस इतना है, बाकी तैयारी तो खुद को करनी है। खुद का आईक्यू काम आएगा, खुद के आपकी क्लियरिटी कितनी है सोच की, वही काम आएगी। और वही लोग ज्यादा सफल हुए हैं जिन्होंने खुद तैयारियां की है।
सर वैसे आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, और फिलहाल अभी फिर आपका क्या आगे का क्या प्लान है, उजास को कहाँ तक लेके जाना है? उजास के माध्यम से एक पार्ट हमने ये किया, दूसरा ये कि हम जो गांव के स्टूडेंट आ रहे थे उनके लिए हमने रोवरिंग क्षेत्र में काम किया, बॉयज़ के लिए ग्रामीण रोवरिंग शुरू की, और उसमें ग्रामीण वेशभूषा है जो यूनिफॉर्म है, और उसके माध्यम से हमारे यहाँ के जो रोवर्स हैं, बच्चे हैं, वो इंटरनेशनल भी गए, दूसरे देशों तक भी गए और अलग अलग इवेंट्स में भाग लिया। गर्ल्स के लिए भी इसमें हमने शुरुआत की, ये सारा किया। फिर इस कॉलेज के साथ हमारा टाई अप हो रखा है और इस कॉलेज के हर स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए हम काम करते हैं। जैसे आम स्टूडेंट है उसके लिए आरएस की क्लासेस चलाई, एसआई की क्लासेस और बेसिक कोर्स किए, ताकि बच्चों को पता चल सके कि करियर के ऑप्शंस क्या क्या है। ये हर साल करते हैं हम लोग। इसके अलावा हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की प्रतियोगिता पथ नाम से, और उसमें 250 बच्चे, सर्दियों का जो मौसम था, रविवार को सुबह आते थे 7 बजे और पेपर देते थे, ताकि वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट था, ताकि उनको लगे कि हाँ मैं कहाँ हूँ और मुझे और कितनी तैयारी की जरूरत है। बाकी जितने भी इवेंट्स होते हैं तो वो प्राइज देते हैं हम, ना सिर्फ इस कॉलेज में बल्कि और दूसरी जगह पर भी देते हैं। और हमारी एक टीम है, उस टीम के जो भी मेंबर जो भी काम करना चाहते हैं वो हम सब उजास के माध्यम से करते हैं, और बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड्स देते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। कहीं पर कोई ऐसी डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत वो भी करते हैं। ये सब तो चल रहा है और ये एक रूटीन बन चुका है, हमारे लाइफ का हिस्सा हो चुका है। इसके अलावा सपना ये है कि हम इसके माध्यम से गांव के बच्चों को और आगे बढ़ा पाएं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तक बच्चे, मतलब कोई करियर ये फिक्स नहीं है कि कोई भी है कि मैं आर्मी में ही जाऊंगा या आरएस बनूंगा या टीचर बनूंगा। अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग रुचि है और उसको कुछ न कुछ हेल्प कर पाए आगे बढ़ने में, ये हमारा विजन है। तो ये करेंगे। हमारा जो कोट है ना, वो हमारा ये कि 1 एम 1 टीम, हमारा एक उद्देश्य है और हम पूरा एक टीम में काम करते हैं। और ये करके क्या करेंगे, यू राइज वी लिफ्ट, ये कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपको ऊंचा उठाने में मदद करेंगे। तो इस पे काम हो रहा है। गर्ल्स एजुकेशन को लेकर क्या स्थिति है अभी? बहुत परिवर्तन आया है, पहले की तुलना में तो बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी गर्ल्स को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स। मैं देखता हूँ कि घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ, घर से बाहर तो निकल रही है, लेकिन 12th तक, उसके बाद में रेगुलर कॉलेज बहुत कम गर्ल्स करती है तो भी उस ड्यूरिंग उसकी मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है। नहीं भी हुई तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होते होते हो जाती है। थर्ड ईयर के बाद भी 1-2 साल पेरेंट्स को उसको देना चाहिए कि वो अपना करियर सेट कर सके, तैयारी कर सके, लेकिन वो नहीं दे पाते हैं और वो जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर देते हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा सा और चेंजेस आएगा, लेकिन समय लगेगा। कुछ गर्ल्स जब अच्छे फील्ड में जाने लग जाएगी, कोई ऑफिसर बन गई, तो लोगों में एक मैसेज आएगा, क्योंकि एक्चुअली में जो माहौल क्रिएट होता है ना, वही परिवर्तन लाता है। तो धीरे धीरे माहौल क्रिएट होगा और परिवर्तन तो आएगा। सर नवोदय और अदर स्कूल्स में क्या डिफरेंस है? नवोदय बोर्डिंग है, और नवोदय में ये रहता है कि जब स्टूडेंट उसमें एंट्री करता है तो उसके बाद में छुट्टियों के समय बाहर निकलेगा, बाकी उसके 24 घंटे वहीं रहना है। और दूसरी स्कूल अलग अलग टाइप से है, एक तो। दूसरा ये कि नवोदय में जिस जिले का वो नवोदय है उसके सबसे अलग अलग कोने से स्टूडेंट होते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, और वहाँ आपका सुख दुख बांटने वाले वही होते हैं, और सब एक ही फीलिंग्स के, एक ही दौर से गुजर रहे होते हैं। इसके साथ साथ नवोदय क्या करता है कि 9th क्लास होती है तो उसमें माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है कि किसी दूसरे भाषा भाषी राज्य के साथ आपका टाई अप होता है। यहाँ के 30 बच्चे वहां जाते हैं, वहां के 30 यहाँ आते हैं। तो 9th में यदि जैसे मेरे नवोदय की बात करूं तो वहां पे जसवंतपुरा के जो बच्चे हैं वो आंध्र प्रदेश जाते हैं, कर्नूल, तो वो तेलुगु सीखते हैं। हमारा लैंग्वेज भी थर्ड लैंग्वेज तेलुगु था, संस्कृत नहीं था, तो वो अलग अलग सीखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्कूल होती है उसी गांव या उसी तहसील के बच्चे होते हैं, तो सीखने समझने का दायरा अलग होता है। दूसरा कि आप जितना पढ़ते हैं उसी टाइम तक वहीं रहते हैं, तो जो अटैचमेंट है, आपसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वो वहां ज्यादा क्रिएट होता है। नवोदय का कोई भी स्टूडेंट पुराना मिल गया ना तो यूं लगता है अपना फैमिली मेंबर आ गया है, बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त होती है। तो ये तो फर्क है ही। दूसरा वहाँ का माहौल एक अलग तरीके। एजुकेशन, नो डाउट एजुकेशन तो बहुत अच्छी, एजुकेशन तो किसी भी स्कूल में अच्छी हो सकती है, वो वहाँ के
टीचिंग फैकल्टी पे डिपेंड करती है, लेकिन माहौल हर जगह अच्छा बन पाए और ये यहाँ जो तो जैसे कि यहाँ जो बाकी मॉडर्न स्कूल है उसमें तो रहता है ना, परसेंटेज का बहुत प्रेशर रहता है कि आपको इतना लाना है, इतना पढ़ना है। ये अब पेरेंट्स का हो गया है। पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा, उसके बच्चे के नंबर ज़्यादा होने चाहिए, तो इतना नहीं है नवोदय में, क्योंकि वहाँ ग्रेडिंग सिस्टम है और ग्रेडिंग में ज़्यादा अप डाउन्स नहीं रहता है, तो वहाँ इजी है ज़्यादा बच्चों के लिए। वैसे परसेंटेज कितने मायने रखते हैं लाइफ में? काफ़ी हद तक मायने तो रखते हैं, क्योंकि कई सारी कॉम्पिटिशन्स ऐसे होते हैं या कुछ भर्तियां ऐसी होती है जो परसेंटेज बेस्ड भी होती है, और दूसरा ये कि परसेंटेज अप होने से व्यक्ति में कॉन्फिडेंस भी आता है, तो मायने नो डाउट रखते हैं। मैं कि प्रतिशत की महत्ता नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन सब कुछ वही है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जीरो कभी भी हीरो बन सकता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आप और हम लोग देख सकते हैं जो थर्ड डिवीजन थे या बहुत कम मार्क्स थे, लेकिन उन्होंने लाइफ में टॉप किया, और ऐसे ऐसे कंपटीशन उन्होंने फाइट किए और उसमें सेलेक्ट हुए, जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग करते हैं। तो परसेंटेज ही सब कुछ है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बस थोड़ा बहुत मायने रखता अच्छा है लगता है। अच्छा सर, आपने हिंदी साहित्य ही क्यों लिया और हिंदी साहित्य में आगे क्या क्या स्कोप है? मेरी शुरू में ही रुचि इसी में रही थी, और जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मेरा हिंदी साहित्य भी था और अंग्रेजी साहित्य भी था, मैंने दोनों को पढ़ा। जब मैं पीजी करने के लिए गया तो काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में करिए, उसमें ज़्यादा स्कोप है, लेकिन मेरी रुचि हिंदी में थी कि मुझे इसमें करना है, तो मैंने उसमें किया और मैंने इसको जिया। मुझे लगता है कि मैंने एकदम सही चुनाव किया था और इसको जिया। फिर जब फील्ड की बात करें तो जितने अंग्रेजी में फील्ड है उससे ज़्यादा हिंदी में है, क्योंकि आज भारत के मार्केट की भाषा यदि देखी जाए तो हिंदी है, और आप वही भाषा और वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो कि मार्केट में है, तो हिंदी में बहुत स्कोप है। इंग्लिश का माहौल बहुत ज़्यादा बना हुआ है, अगर कोई इंग्लिश बोलना जानता है या लिखना जानता है तो इसको थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये एक बन गई है, धारणा बन चुकी है, और धारणाएं बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि हिंदी बहुत आगे बढ़ रही है, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी। आप यूं देखिए कि आप कितनी भी वैकेंसीज है, चाहे टीचर की कोई भी वैकेंसीज लीजिए तो आप उसमें हिंदी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अनुवाद के क्षेत्र में, जर्नलिज्म पत्रकारिता के क्षेत्र में आप देखेंगे, आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हो सकता है डॉक्यूमेंट आपके इंग्लिश में ज़्यादा हाईलाइटेड होते हों, लेकिन आपको काम करना है तो हिंदी सीखनी है। कोई भी व्यक्ति राजस्थान में आके अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगा तो वो हिंदी में ही कर पाएगा। हिंदी के माध्यम से ही भारत के कोने कोने तक आप पहुंच सकते हो, तो आप पहुंचोगे तो निसंदेह भाषा तो ये रहेगी। तो हिंदी में बहुत स्कोप है, और जहाँ तक हिंदी साहित्य की बात है, लोग लिख सकते हैं, इसमें पढ़ते हैं, कितनी सारी फिल्में हैं, कितने सारे सीरियल्स हैं जो कि लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि उनकी भाषा हिंदी थी। कितनी दूसरी भाषाओं वाले भी अपनी फिल्में और सीरियल डब करते हैं हिंदी में, क्योंकि अभी तो वो सारा हो गया पैन इंडिया वाला सिस्टम, सारे इधर उधर लैंग्वेज बैरियर तो वैसे कम ही हो रहा है। बिल्कुल, और कम होने के साथ साथ हिंदी का लोग यूज ज़्यादा करने लगे और ज़्यादा लोग इसको अपना रहे हैं। हिंदी साहित्य का मैं यहाँ देखता हूँ कि जो स्टूडेंट स्कूल से आता है तो वो हिंदी भाषा जरूर जानता है, व्याकरण जरूर जानता है, लेकिन वो साहित्य में जीने वाले कम ही होते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि वो जब सब्जेक्ट के रूप में हिंदी साहित्य को लेता है तो वो पुस्तकें पढ़ता है, उसकी रुचि जागृत होती है, तो उसकी जो सोच है उसमें भी परिवर्तन कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट करता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और लोगों को इसको अडॉप्ट करना चाहिए। किताबें पढ़ते हो आप? बिल्कुल। फेवरेट बुक? वैसे तो मैंने प्रेमचंद को अपना फेवरेट बना रखा है, इसलिए उनकी सारी कहानियाँ, सारे उपन्यास मेरे फेवरेट है। अभी मैं जैसे कुछ दिनों पहले अपने जैसलमेर से जो सुमेर सिंह है उनकी एक पुस्तक आई, बंजारे की चिट्ठियाँ, तो वो पढ़ रहा हूँ। तो फेवरेट जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम यदि किसी को माने तो मैं मानता हूँ कि गोदान मेरा फेवरेट है। गोदान को मैं जब भी यूँ लगता है हर पेज को कभी भी पढ़ लेता हूँ, 10 दिन बाद उस पेज को पढ़ूंगा तो मुझे उसमें कुछ नया नजर आएगा। और साहित्य वही है कि हमेशा आपको कुछ न कुछ नया, लेकिन हर पुस्तक कुछ कहती है, हर पुस्तक आपको सोचने पे विवश करती है, इसका मतलब कि वो लेखक सफल है। और जिन पुस्तकों को मैं पढ़ता हूँ या मैं चूज करता हूँ ना,
मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी ही रहती है मेरी नज़र में तो। खैर पर सर अभी तो इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो सारे लोग वीडियोज़ ही देखते हैं, इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, बुक्स बहुत कम पढ़ते हैं। लेकिन जो आनंद किताब में है ना, वो दूसरी चीज़ में नहीं है। आजकल इंटरनेट से फ़ायदा ये हो गया है कि आप इंटरनेट पे कोई किताब देखो या उसका कोई ऑडियो भी सुनने वाला सिस्टम आ हाँ गया है। बिल्कुल, वो भी है। आप उसकी कोई न कोई समीक्षा पढ़िए, तो उससे लग जाता है कि ये मेरे टेस्ट की बुक है, तो आप उसको मंगवा सकते हो, तुरंत आ जाती है और तुरंत पढ़ सकते हो। अभी जो विश्व पुस्तक दिवस था, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि मेरे पास ये पुस्तक है, ये आपको पढ़नी चाहिए और मुझे सजेस्ट करिए कि मैं कौन सी पढूं। तो मुझे लगता है कि किताबों का ज़माना कभी गया नहीं है और जाएगा भी नहीं, और हमेशा जब ऑथेंटिक किसी चीज़ की बात रहेगी तो किताबें जिंदा रहेगी। इससे राउंड फायर स्टार्ट है, जी, आपको वन लाइनर आंसर देना है, ठीक है। ओके। तो पहला सवाल है, अगर इस जॉब में नहीं होते तो क्या होते? मैं जर्नलिज्म में होता, क्योंकि मैंने इसके लिए बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और एमजे दोनों किया है, तो मैं इसमें नहीं होता तो उसमें होता। सेकंड क्वेश्चन, वाइफ के साथ कोई यादगार लड़ाई? अ, हर पल ही यादगार है उसमें अलग से तो क्या है, हर पल यादगार है। और मतलब हर पर लड़ाई होती रहती है। जीवन है वो चलता रहता है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ कि लाइफ है वो, उसमें हर टेस्ट होना चाहिए, और टेस्ट नहीं है तो आपकी लाइफ बोरिंग है, तो हर बहुत टेस्ट बच के निकल रहे हो सर। ये तो फेवरेट सॉन्ग? तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या क्या चाहिए, चाहिए? ना हो उदास, है ना वो वाला। अगर एक दिन के लिए आर्मी चीफ बनाया जाए तो पहला काम कौन सा करोगे? मूल रूप से तो जो इतना बड़ा पद है कि उसका जो डेकोरम है उसको ही मेंटेन करूंगा, लेकिन एक आंसर के लिहाज से ये है कि जो भारत की चुनौतियां हैं, क्योंकि एक ही दिन के लिए तो बनना है ना, मुझे आगे सोचना है ना पीछे सोचना है, तो जितनी चुनौतियां चाइना से और पाकिस्तान से मिल रही है ना, उन सबको खत्म करूंगा। नेक्स्ट सवाल सर, फेवरेट डांसर? ऐसा तो कोई फेवरेट है नहीं, लेकिन गोविंदा, हमारे दौर में जिस दौर में हम लोग थे, गोविंदा के डांस या जो हीरोइंस है उसमें माधुरी दीक्षित फेवरेट है डांस। ड्रिंकिंग किया आपने सर? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं? अच्छी भी नेवर, नहीं किया? बिल्कुल नहीं, नॉनवेज? नहीं कभी नहीं, क्योंकि मैं जिस पंथ से आता हूँ ना, हम जसनाती हैं, और जसनात में जो 36 नियम है उसमें ये सारी चीज़ें अवॉइड है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे दादाजी इन सारी चीज़ों को अपनाते थे, कि हम जिस चीज़ को अपनाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो 36 नियमों में से जितने हो सकते थे वो उसका पालन करते थे, और ये चीज़ें हमें पीढ़ी दर पीढ़ी नेचुरल आती गई, पिताजी से आई और मुझ में आई। तो मैंने कभी भी ड्रिंक या ये मतलब कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नेचुरली कभी नहीं किया, हमने इस चीज़ को टच भी नहीं किया, और ये बड़ा गर्व है हमें कि हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उसको पूर्णतः फॉलो कर रहे हैं। जिस युग में जसनाथ जी हुए थे, तो उस युग की जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, उनको देखकर उन्होंने नेचुरली अपने उपदेश दिए, और धीरे धीरे लोगों ने उनको अपनाया और वो एक पंथ बन गया। तो उन्होंने देखा कि हम जीव हत्या कर रहे हैं या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या व्यक्ति अपने अंदर बहुत सारी विकृतियों को पैदा कर रहा है, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही साथ जीव हत्या नहीं करनी है, किसी भी बैल को बेचना नहीं है, इस तरीके के संदेश दिए। मदिरा है उसका पान नहीं करना है, और एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने कही कि हम किसी भी प्रकार के अपने कुल की निंदा न करें, किसी से ईर्ष्या न रखें, और ब्याज पे पैसे न दें। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगता है कि जो मदिरा का सेवन या नॉन वेज है, ये करना भी नहीं चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी, और नेचुरली जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके दृष्टिकोण से भी, क्योंकि जितना सहज रहते हैं, जितना नेचुरल रहते हैं, उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव किया किसी से? हाँ बिल्कुल, किससे? जिनके साथ हैं अभी लव में, क्योंकि जब मैं लगभग 6-7 वर्ष का था तभी मेरी सगाई हो गई।
तो जब समझ विकसित हुई तो यही था कि उन्हीं से ही करना है। फिर जब बड़े हुए, मैं नवोदय गया, उनका भी उसके बाद में 2-3 वर्ष बाद में नवोदय में सिलेक्शन हो गया, तो हम दोनों नवोदय से रहे, तो हमारी जो सोच थी वो एक जैसी हो गई। उसके बाद में शादी हुई, तो शादी हुई उसके बाद में हमें तो जब समझ आई तब यही था कि इन्हीं से ही प्यार करना है, तो उन्हीं से ही हुआ। शादी से पहले कभी मिले थे? नहीं, कभी नहीं मिले। कभी नहीं? हाँ। कॉलेज में कोई? नहीं, जब यही था कि आपका एम यही है, तो एम वही था, तो उसी के वो अर्जुन की तरह वो आंख एक ही थी, उसी को ही देखना था, तो समझ में वही था। बहुत बच बच के निकल रहे हो आप। जो है वही है, बच के कहां से निकलूंगा। जो रियलिटी है वही रियलिटी है। सर को भी दो में से एक चूज करना है। अच्छा, दो चीज ऑप्शन में दूंगा, उसमें दो में से आपको एक चॉइस करना है, बच के नहीं निकलना है। जी। एनसीसी या असिस्टेंट प्रोफेसर? दोनों से बहुत प्यार है, लेकिन दो में से एक करना है। हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर। एनसीसी ने दो में से एक नहीं का कहाँ कह रहा हूं मैं, दो में से एक है, तो फर्स्ट ये है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर होऊंगा तो एनसीसी को हासिल कर लूंगा। डांस या राइटिंग? अब तक तो डांस था, अब राइटिंग। सिगरेट या बियर? कुछ भी नहीं, दोनों में से। चाय, थर्ड ऑप्शन मैं दे देता हूँ, चाय। दोनों नहीं। अग्निवीर या ओल्ड पैटर्न? ओल्ड पैटर्न। बीजेपी या कांग्रेस? मैं राहों का अन्वेषी हूँ, खुद की राह खुद बनाएंगे। दोनों पार्टी बनाओगे? दोनों में जो अच्छाइयाँ हैं उन दोनों को, अच्छाइयों को अडॉप्ट करते हैं, सीखता हूँ, समझता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी या मनमोहन सिंह? दोनों। बहुत बहुत थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वेलकम पूरी सर। सफल एरिया टीम का बहुत आभार। बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका जो विजन है और आपका जो चैनल है बहुत आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप सब लाइफ को अलग अलग तरीके से सीखने, समझने और जानने के लिए सफल एरिया जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि हम अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग व्यक्तित्वों को जान रहे हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म है और वो है सफल एरिया।